मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लियर है? क्वालिटी आवाज सब जा रही सही से भैया? चलिए ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। तो कल हम बात कर रहे थे रैंक की। रैंक में हमने आप लोगों को जो है नॉर्मल फॉर्म से रैंक आपको बताया था कल। तो नॉर्मल फॉर्म से मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। एक क्वेश्चन तो साल पेपर में है जो कि बताया ही जाएगा, लेकिन अभी उसके अलावा भी आपको एक आध दो क्वेश्चन देखना है, क्योंकि आना तो नॉर्मल फॉर्म से, लगभग नॉर्मल फॉर्म से ही आता है। जो कल मैंने बताया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फर्जी क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे, जो आपके काम का है, जो परीक्षा में आने लायक है वही सब बताया जाएगा, ताकि अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपका काम बन सके। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन ये लिखा है कि रिड्यूस द मैट्रिक्स, रिड्यूस द मैट्रिक्स A इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है 2 1 3 6 3 -1 1 3 -1 -2 3 0 -1 -4 -2 -7। और ये सवाल आपके पेपर में बहुत बार आया है। इस किताब में 3 2 5 2 7 बार लिखा हुआ है। कह रहा रिड्यूस द मैट्रिक्स इतना इनटू नॉर्मल फॉर्म, ऐसे आपके पेपर में लिखकर आएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो सेक्शन सी में जाएगा, जाने रहिए। आगे लिखा है कि हेंस फाइंड द रैंक, उसके बाद आपको रैंक भी निकालनी है। तो पहले तो कह रहा है नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो, फिर कह रहा है रैंक निकालो। ठीक है, देखो कैसे लगाते हैं। देखिए ये इसमें जो है सबसे पहले, अब इसको समझ जाएंगे तो एक क्वेश्चन और बताऊंगा, बस इसके बाद इसका समापन होगा। ए बराबर आपको तो दिया गया है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप समझ रहे हैं, बात खत्म। बस फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। आप जानते हैं कि नॉर्मल फॉर्म से ही निकालना आसान भी है, नहीं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप देखिए 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। अगर आप इसको माइनर से लगाएंगे तो पहले 4 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करेंगे, फिर 3 ऑर्डर की बहुत सारी निकलेगी, तो इसलिए नॉर्मल फॉर्म बनाया गया है। देखो सबसे फर्स्ट पीरियडिटी जो नॉर्मल फॉर्म की होती है वो ये होती है कि फर्स्ट नॉन जीरो, पहला एलिमेंट जो मैट्रिक्स का हो उसको हम 1 बनाएंगे। अब उस 1 को कभी बनाना पड़ सकता है और कभी ऐसा हो सकता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 है, इस रो को ऊपर और इस रो को नीचे कर दें, काम कर देना। आप कहेंगे सर जी अगर यहाँ 1 नहीं होता तो जैसे यहाँ -1 है तो इसको हम यहाँ कर देते, इसको यहाँ, जो काम 1 करेगा वही काम -1 भी करेगा। अब अगर आप कह देते नहीं सर जी मान लीजिए यहाँ भी 1 यहाँ भी -1 नहीं होता तो क्या करते, तो पहले हम इसमें से इसको घटा लेते, तो घट से 1 -1 बन जाता। यानी हमारी पीरियडिटी यही रहेगी, मुझे मतलब पीरियडिटी नहीं बनाना ही बनाना है, सीधी सीधी बात है कि आपको 1 या -1 बनाना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बनाएंगे तो कैलकुलेशन इतना लेंदी हो जाएगा कि नॉर्मल फॉर्म तो नहीं आएगा, पक्का जानेंगे। तो यानी कि सबसे पहला काम ये होगा कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, R2 R1 को इंटरचेंज, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसका नोटेशन मैं बता रहा हूं आपको, इसको बोलते हैं R12,
R12 सिंबल होता है R1 R2 आपस में बदलने का। अब यहाँ पे आप नीचे लगाएंगे इक्विवेलेंट का साइन, 1 -1 -2 -4, ये हो गया। फिर हो जाएगा 2 3 -1 -1, फिर है 3 1 3 -2 और 6 3 0 -7। अब ये कभी मत सोचिएगा हम एक बार में ढेर सारा जीरो कर ले जाएंगे, आराम आराम से ही होगा। इसको एक मिनट रुक जाइए, हल्का से इसको हम टच कर दें तो ये थोड़ा सा जो अब सही हो गया। अब देखो हमें जीरो करना है तो आप चाहे कॉलम वाइज चलिए चाहे रो वाइज चलिए, आराम से जीरो होता है। देखो जैसे यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, आप जानते हैं जब आप इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये गिनती जीरो हो जाएगी। यही फायदा होता है 1 का। जैसे यहाँ -2 है, यहाँ 1 है, आप इसमें इसको जोड़ेंगे लेकिन दूना करते हुए जोड़ेंगे तो गिनती जीरो हो जाएगी। इसमें इसको ऐड करेंगे लेकिन 4 टाइम करते हुए ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यही तरीका होता है। यानी कि हम करने जा रहे हैं बाई C2 टेंडिंग, C2 में केवल C1 ऐड कर रहे हैं, C3 टेंडिंग, C3 में C1 का दूना ऐड कर रहे हैं, C4 टेंडिंग, C4 में C1 का 4 टाइम ऐड कर रहे हैं। बस यही है। तो क्या मिलेगा आपको? देखो 1 2 3 और 6 में तो अंतर नहीं आएगा, ये इसमें ऐड हो रहा है तो 0, इसमें ऐड हो रहा है तो 5, यहाँ पर 4, यहाँ पे 9, इसमें दूना होकर ऐड हो रहा है तो 0, 2 दूना 4 1 3 और 2 3 6 3 9 और 2 6 12, ये हो गया। 4 गुना होकर के ऐड हो रहा है 0, 4 गुना 8 1 7, 4 3 12 2 10 और यहाँ पर आ गया 17। देखो इतना आपका काम बन गया। हर स्टूडेंट आराम से ये 3 एलिमेंट इधर का जीरो कर ले जाएगा, ये 3 इधर का जीरो कर ले जाएगा, सारी मगजमारी इसी इतने में होगी। देखिए कैसे करते हैं आगे। अब देखो जब ये ऊपर का 3 जीरो हो जाता है तो इस एक की हेल्प से ये गिनती बहुत आराम से जीरो हो जाती है। कैसे? देखो R2 टेंडिंग, R2 में से हमने घटाया R1 का दूना, R3 टेंडिंग, R3 में से घटाया R1 का 3 गुना, और ये सब करना भी नहीं पड़ेगा। और R4 टेंडिंग, R4 में से R1 घटाया और 6 गुना करके, चूंकि यहाँ 1 है यहाँ सब 0 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी आपको क्या मिल जाएगा 1 0 0 एंड 0 0 0 0। क्या लिखा है 5 4 9, फिर लिखा है 3 9 12 और 7 10 और 17। अब देखो बहुत आराम से जो है, इतना तो सभी लोग कर ले जाओगे, ये 10 नंबर का सवाल है। अब देखो ध्यान से, यहाँ कोई व्यवस्था बनी हुई 5 4 9 3 9 12 10 7 17 बना हुआ है। आप अगर चाहो देखो इसमें से घटाओ, किसको घटाना है? इन दोनों का सम घटाना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बाई R3 टेंडिंग, R3 में से हम किसको घटा रहे हैं? R4 टेंडिंग, R4 में से किसको घटा रहे हैं? R2 और R3 के सम को घटा रहे हैं। वैसे ये 2 स्टेप की प्रोसेस होती है, एक में हम इसको निपटा सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर 1 0 0 एंड 0 0 0 0, देखो 5 3 7 4 9 एंड 10, और ये बेटा 5 4 9, ये 0 ये 0 ये 0। देखो कितना आराम से हो गया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे मुश्किल से 2-3 स्टेप में सवाल खत्म हो जाएगा। बताओ सभी लोग, समझ में आ सकते हो? रिप्लाई दो। चलो नोट करो, नोट कर लीजिएगा, हर्जी ना बताइएगा।
देखिए अपने हिसाब से हो गया है ये, बाकी आप जाने, आपकी किस्मत जाने। हेलो हेलो, क्या हुआ? तो बताइए। एक मिनट भैया, कुछ पी लें, अभी कुछ खाए पिए नहीं है सुबह से। देखो अब इसमें जीरो करना है, बहुत आसानी से जीरो होगा। अब ये ना हो कि तुमसे नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती जीरो लिख दो, देखो दिखाई पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, इस लाइन में आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। एक बार में एक का स्टेप चलो, क्या नाम है उसका, कॉलम नंबर 3। इसी यही है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, C3/3 ये होता है। इसका नोटेशन आपको बता दे रहा हूं, दैट इज क्या होता है, केवल C3/3 लिखा है, ऐसे लिखा जाता है 1/3 C3, सॉरी ये नहीं होता है, C3 और ब्रैकेट में लिखा जाता है 1/3, यही नोटेशन होता है। इसका मतलब कॉलम नंबर 3 में 3 से भाग करना है, तो क्या मिल जाएगा 1 0 0 एंड 0 0 5 4 एंड 0 0 1 3 एंड 0 0 7 10 एंड 0। अब देखो एक का ही फायदा है, इस एक की हेल्प से ये 5 भी 0 हो जाएगा, ये 7 भी 0 हो जाएगा। कैसे? इस कॉलम में इस कॉलम को घटाओ 5 गुना करके, इसमें से इसको घटाओ 7 गुना करके। अरे यार 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आप इसका अब तक डिटरमिनेंट 6 पैंसा नहीं करते, उसी में आपका बीत जाता भाई। C2 टेंडिंग, C2 में से घटा रहा हूं C3 को 5 टाइम, और C4 टेंडिंग, C4 में से भी घटा रहा हूं C3 को 7 टाइम करके 1 0 0 0। अब देखो 5 में से 5 गया 0, तो यहां हो गया 15, 4 में से 15 गया -11, आने दीजिए कोई समस्या नहीं है, आपका आराम से ऐड। इसमें से इसको 7 गुना करके 0 21, 10 में से गया 21 गया -11, देखो आराम से काम आपका बना। अब कहाँ कितना बचा, इसमें से इसको घटा लो, ये बेचारा 0 हो जाएगा, तुरंत 0 हो जाएगा। या इसमें एक काम करो, इसमें -11 से भाग कर दो, इसमें -11 से भाग कर दो, ताकि छोटा हो जाए भाई। C2 टेंडिंग C2/11 और C4 टेंडिंग C4/11,
अब देखो इसमें आप रटने वाला तो है नहीं, समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आप रट्टा मार के जाइए, कुछ नहीं कर पाएंगे। 0 0 1 0 0 1 3 एंड 0 0 0 1 एंड 0, बस आपका काम बन चुका है। एक स्टेप और बचा है, बस देखो ध्यान से, इस एक की हेल्प से देखो, इसमें से इसको घटाओ, घटाते समय 3 गुना इसका काम खत्म, इसमें से इसको घटाओ, सीधे सीधे सवाल ही आपका पूरा हो गया। देखो कैसे, हमने क्या लिखा, बाई C3 टेंडिंग, C3 में से घटा रहा हूं C2 को 3 गुना करके, और C4 में से तो केवल C2 को घटा भर ले रहा हूं बस। देखो हो सकता है कि आप शॉर्टकट इसमें, शॉर्टकट तो यार इसमें होता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपका स्टेप चेंज हो तो आपका आंसर जल्दी भी आ सकता है। इस जल्दबाजी के चक्कर में बहुत ना रहिएगा। ये देखिए, अब कोई जीरो रो नहीं होगा, ये पहली रो का पहला है, दूसरी रो का तीसरा है, तीसरी रो का दूसरा है, कोई मैच नहीं कर रहा है। अब क्या करना है, केवल आप इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, तो आप एक लाइन और लिखोगे C2 C3 इंटरचेंज। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको बनाना है इसे नॉर्मल फॉर्म। आप सभी लोग जानते हैं कि ये आ चुका है I3 बाकी 0, यानी रैंक आ गई 3। सवाल खत्म, समझ में आ गया, क्योंकि अब सवाल और नहीं बताया जाएगा इस पर, नॉर्मल फॉर्म। क्लियर हो गया, सभी लोग रिप्लाई दे दीजिए। चलो ठीक, फट से नोट करो, नोट करो, समय ना बर्बाद करो एकदम। नोट करो, आज जान लो कि 17 हो गई, कुल मिलाकर के 17 8 25, 8 दिन आपका पेपर, 7 दिन और बचा हुआ है, 1 हफ्ते का समय है। देखो यही सब जो पढ़ा दे रहा हूँ, यही सब आपको पेपर टाइम में काम आ जाएगा, इसको रिवाइज कर लीजिए। तो ठीक है, नीचे लिख दो, थोड़ा सा और लिख दो, इसके बगल में ऐसे लगा दो, यहाँ लिख दो I3, यहाँ पर कैपिटल हो क्योंकि ये नल मैट्रिक्स होती है ना। देखो इधर देखो, I3 के बाद ये जो है कैपिटल हो गया, कैपिटल हो गया, ये नल मैट्रिक्स होती है। इसका मतलब रैंक ऑफ ए बराबर 3 है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3।
चलिए अब हम आपको बता देते हैं अनसाल का क्वेश्चन। अनसाल में जो सेक्शन सी में सवाल आया हुआ है, एक तो 2016 वाला मैं आपको बता चुका हूँ, अब 2017 में जो सेक्शन सी में आया है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ देखो, इसने लिखा है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स रिड्यूसिंग इट टू एशेलॉन फॉर्म। ये सब एशेलॉन फॉर्म क्या होता है? एक तो नॉर्मल फॉर्म होता है, एक माइनर मेथड होता है, एक एशेलॉन फॉर्म भी होता है। तो अब मैं इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। वैसे मैंने पढ़ाया है लेकिन कोई खास नहीं, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। देखिए ये जो एशेलॉन फॉर्म होता है, एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या होता है बता देते हैं आपको। देखिए ऐसे कोई भी मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में तब कही जाती है, उसके लिए तीन कंडीशन होती है, छोटी छोटी तीन कंडीशन होती है। मैं आपको समझा देता हूँ। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन एशेलॉन, माने सीढ़ी होता है। बोलिए का इचेलॉन पढ़ा थे, तो इचेलॉन पढ़ा तो एचेलॉन पढ़ लेना। एशेलॉन फॉर्म इफ, यहाँ तीन कंडीशन होती है। देखिए पहली कंडीशन होती है कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो होना चाहिए हर एक रो का, वो यूनिटी होना चाहिए। ये बहुत जरूरी कंडीशन पहली वाली नहीं होती है, लेकिन अब जो स्टैंडर्ड में बता रहा हूँ, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो इज यूनिटी। भी मैं समझाता हूँ आपको, बिल्कुल टेंशन ना लो। और मैं आपको बता रहा हूँ लीनियर इक्वेशन का सारा सवाल, लीनियर इक्वेशन का जो भी सवाल लगेगा वो सब का सब एशेलॉन फॉर्म से ही लगता है, इसलिए जानना जरूरी है। दूसरा पॉइंट होता है कि अभी मैं समझा रहा हूँ, लिखना द नंबर ऑफ जीरोज, जीरो की संख्या इन नॉन जीरो रोज आर इंक्रीजिंग, माने बढ़ती जा रही है। अभी मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। तीसरा और आखिरी पॉइंट कोई कंपल्सरी नहीं होता है। क्या होता है ये? द जीरो रो, आगे मैंने ब्रैकेट लिखा इफ एग्जिस्ट, मतलब मैंने लिखा ना कि जरूरी नहीं कैसा हो, जीरो रो अगर मिलती है, जीरो रो माने जो रो पूरी तरह से जीरो हो, वो जीरो रो क्या करती है? फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? नॉन जीरो रो। जीरो रो हमेशा नॉन जीरो रो को फॉलो करती है। हर एक एलिमेंट, हर एक जो है रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट हो वो यूनिटी हो। अगर वो यूनिटी नहीं रहेगा तो यूनिटी हम उसको बना सकते हैं डिवाइड करके। दूसरी कंडीशन होती है कि जो जीरो की संख्या हो वो लगातार बढ़ती जाए। जैसे पहली रो में एक भी जीरो नहीं, दूसरी रो में एक हो, तीसरी रो में दो हो, चौथी रो अगर हो तो तीन जीरो हो, या चार भी जीरो हो सकता है, पांचवी रो हो तो सारा जीरो हो। तो सीढ़ी जैसा हिसाब किताब बनेगा। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आगे लिखा है कि द जीरो रो, ऐसी अगर कोई रो मिलती है जो पूरी तरह से जीरो हो तो क्या करेगी? फॉलो नॉन जीरो, वो सबसे नीचे रहेगी। कहने मतलब है नॉन जीरो रो सबसे ऊपर रहेगी, उसके बाद एक जीरो वाली, फिर दो जीरो वाली, तीन जीरो वाली, और जिनमें सारा का सारा जीरो सबसे नीचे रहेगी। तो एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे मान लो कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर इसको बदला। कैसे बदला? तो यहाँ जैसे मान लो 1 2 3 4 लिखा है, यहाँ मैंने लिखा 0, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ पर -5 लिख दिया, यहाँ 0 0, यहाँ पर 5 -7 लिख दिया, यहाँ मैंने 0 0 और यहाँ पे चलो 0 0, यहाँ 2 0 है, यहाँ पर हमने इसको भी 0 लिख दिया और यहाँ पर 1 लिख दिया। अब ये देखो ध्यान से, ये मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में है। क्यों है? चलो एक और बढ़ा देते हैं, पूरी एकदम आइडियल कंडीशन लिख देते हैं। बताइए इस रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन है? 1 है, नॉन जीरो। आप कहेंगे सर जी इसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 नहीं है, 4 है। तो क्या हुआ? 4 से डिवाइड करके 1 कर सकते हैं ना। जो काम 4 करेगा वो 1 भी करेगा, सॉरी जो 1 करेगा वो 4 भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है? 5 है। यहाँ पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है? 1 है। और जीरो रो देखो, पहले में 1 जीरो, दूसरे में 2 जीरो, तीसरे में 3, चौथे में 4। तो ये आइडियल केस है। एशेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स को जब बदला जाता है उस कंडीशन में यूज किया जाता है केवल रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ओनली, पहली बात। दूसरी, रैंक क्या होती है? रैंक होती है नॉन जीरो रो की नंबर। कितनी रो नॉन जीरो है? 1 2 3 4, 4 की 4, सॉरी मतलब अगर देखा जाए तो 5 ऑर्डर की होगी ना। मैंने 5 ऑर्डर सुना है, ये है 1 2 3 4 5, ये 5 × 4 की।
लेकिन नॉन जीरो रो की नंबर कितनी है, ऐसी रो की नंबर जो जीरो ना हो, तो ऐसी नंबर है 4, इसका मतलब इसकी रैंक 4 होगी। तो कुल मिलाकर के इसमें मेहनत आपको नहीं पड़ेगी ज़्यादा। क्या क्या करना होगा, आपको एक एलिमेंट इसका जीरो करना होगा, 2 इसका करना होगा, 3 इसका करना होगा। भाई सवाल बताएगा ना कैसे करना है, और फिर साल बाद कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। आप कहेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इतनी है, देयरफॉर रैंक इतनी। और इसी की हेल्प से हम लोग लगाते हैं सवाल अगले चैप्टर का, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। तो आप लोग इसको समझ में आकर रिप्लाई दे दीजिए। इस पर मैं आपको एक आध सवाल बताता हूँ, और इसी पर सेक्शन सी में एक सवाल आया भी है, उसको भी मैं आपको बता दूँ। ये समझ में आ बच्चों, रिप्लाई दो सभी। यार इंक खत्म हो गई, अब क्या होगा। इतना सुबह सुबह इंक नहीं मिलेगी। आप लिखिए, मैं एक आध क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूं। जल्दी करें, 2 चैप्टर और हमें पढ़ाना है। एक है लीनियर इक्वेशन और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड वेक्टर। आखिरी चैप्टर, एक चैप्टर आप लोगों को हम नहीं पढ़ा पाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म आप लोगों को अपने आप पढ़ना है, नहीं तो आप लोग जो है वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे। इसका मतलब अपने कर्तव्य पथ से हट जाएंगे। जल्दी से नोट करो लल्ला, समय ना लगाओ। क्लास शुरू हुई क्या, तो हमें दुनिया में रहा था तो कब पता ना चला। देखो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली ये है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में बदली जाती है तो कैसे बदली जाती है और रैंक का क्या हिसाब किताब होता है। इसके बाद फिर नंबर आएगा लीनियर इक्वेशन का, वो बहुत आसान है। लीनियर इक्वेशन आपको एक बार समझाएंगे तो सब आ जाएगा। और कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड वेक्टर, बस इतना अच्छे से पढ़ लेंगे तो भाई जहाँ अगर ये स्थिति रही होगी कि हम फेल हो जाएंगे तो आप फेल नहीं होंगे। बाकी बहुत लोग इसको भी नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ ज्वाइन करते हैं, 30 लोग 35 लोग 40 लोग ज्वाइन करते हैं, उनको कोई बचा नहीं सकता, कोई माइक लाल उनको बचा नहीं सकता, वो अपना 3 साल कम से कम बर्बाद करें। यहाँ 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि ए मैट्रिक्स इज रिड्यूस्ड इनटू एशेलॉन फॉर्म by using रो ऑपरेशन ओनली। ध्यान रहे, केवल रो ऑपरेशंस का यूज करके इसको बनाया जाता है। और दूसरी कंडीशन होती है इन एशेलॉन फॉर्म, एशेलॉन फॉर्म में द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज is the rank of matrix, मैट्रिक्स की रैंक होती है। बस ये इतना है बच्चा। तो 2 पॉइंट आप और लिख लीजिए। मैं इस पर आपको 2 सवाल बताऊंगा, एक जो पेपर में आया है, एक प्रैक्टिस में।
इसको तो हम बता चुके हैं। चलिए हम इसको डायरेक्ट इसी को बताते हैं। या रुको एक मिनट, कोई का छोटा सवाल पहले बता दें। जैसे देखो, ये तो बहुत आसान है, समझे में नहीं आता। कोई आसान तो कोई बहुत तगड़ा मिल जाएगा। बाय रिड्यूसिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म, सबका सब नॉर्मल फॉर्म का सवाल है। बाय यूजिंग 2014 में, चलो इसको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन लिखा है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स। इनवर्स का सवाल। चलो इसको बाय रिड्यूसिंग इनटू एशेलॉन फॉर्म फाइंड रैंक। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है काशी विद्यापीठ में। 3212 143 4 46 46 7 8 5 एंड 10। दो सवाल आपको बताएंगे, एक बता रहे हैं, एक जो आया है पेपर में। इसको फट से ऊपर करो, इसको नीचे करो। बाई R2 R1 इंटरचेंज, ठीक है। साथ ही साथ R3 टेंडिंग R3/2, क्योंकि यहाँ 2 से डिवीजन हो सकता है। अब यहाँ फिर से एक बार वही साइन 1 4 3 4 3 2 1 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 3 2 3 और 7 8 5 10। ये है। अब क्या करना है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है। आराम से आप इस एक की हेल्प से 0 कर सकते हैं। देखिए ऐसी कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है कि आप इस एक की ही हेल्प लीजिए। आप थोड़ा गिनतियों को छोटा कर सकते हैं। जैसे इसमें से इसको घटा लीजिए, अभी छोटा छोटा हो जाएगा। इसमें से इसको घटा सकते हैं, 7 में से 3 गया 4, 8 में 2 गया 6, 5 में से गया 4, बहुत आराम से। मतलब स्टेप अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक काम कर देते हैं और इसमें से इसको हटा दीजिए, छोटा छोटा हो जाए, फिर बाद में अपना कर लिया जाएगा बाई। यहाँ मतलब कोई कंडीशन नहीं है कि आप यही करें। हम क्या करने चल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप इस वाले में से इसको सीधे घटा ही लीजिए। 3 गुना ना करिए, बाद में अपना कर लीजिएगा। R2 टेंडिंग R2 माइनस R1, ध्यान रहे C का यूज नहीं करना है। R3 टेंडिंग R3 माइनस R2, R3 में से R2 हटा लो। और R4 टेंडिंग R4 में से भी आप R2 घटा सकते हो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, फायदा आपको ये मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दीजिए, 1 4 3 4 ये हो गया। क्या कर रहे हो, R2 में से R1 घटा रहे हैं, तो R2 में से जब R1 घटाओगे, यहाँ हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर आपका हो जाएगा -2, यहाँ पर आपका हो गया 2, यहाँ पर आपका हो गया -2। देखो फायदे फायदा, काम है बन गया एकदम से। अब क्या कर रहे हो, R3 में से R2 घटा रहे हो, तो R3 में से R2 घटाओगे, लेकिन हाँ इस स्टेप को हम लोग, चलो ठीक है, R3 में से R2, लेकिन अगले स्टेप के बाद घटाना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया।
देखो चूंकि R2 अफेक्टेड हो गया इसलिए R3 में से R2 आप नहीं घटा सकते, तो R3 में से क्या घटा लिया जाए। ठीक है, आप हमारी बात समझ रहे होंगे। बात यह है जैसे R2 टेंडिंग R2 माइनस R1 हो गया तो R2 तो बदल गया। अब हम R3 में से इसको ना घटा करके कुछ और कर रहे हैं, R3 में से R1 घटा देते हैं। शायद आप समझ रहे हो कहना क्या चाहते हैं। और R4 में से भी R1 ही घटा हुआ है क्योंकि ये बदल चुका है ना, ये बदल चुका है तो कैसे उसमें घटाएंगे। इसमें इसको घटा लो, सिंपल ही घटा लो। यहाँ 1 हो गया, यहाँ भी -1 हो गया, यहाँ भी सॉरी -1 हो गया, यहाँ भी -1 हो गया। वाह, सब काम ही बन गया। इसमें से इसको घटा रहे हैं। 7 में से 1 गया 6 हो गया, 8 में से 4 गया आपका 4 आ गया, 5 में 3 गया 2 आ गया, और 10 में 4 गया 6। देखो कितना आसानी से, कितना आसानी से काम अपना बन गया। अब आप यहाँ 2 से डिवीजन कर सकते हो, आप यहाँ इसको उठा के इसमें जोड़ दो भी काम बन जाएगा, घटाना पड़ेगा। तो ऐसे तो काम बनता है धीरे धीरे। ध्यान रहे जो करना है R2 टेंडिंग R2 में हम 2 से डिवीजन कर रहे हैं, R2 में हम 2 से भाग कर रहे हैं, और R4 में भी हम 2 से ही भाग कर रहे हैं। R4/2 ये हो क्या पाएंगे 1 4 3 4 ये हो गया। आप 2 से भाग करेंगे 1 -1 1 -1 1, यहाँ देखो -1 -1 -1 ये हो गया। नीचे 2 से भाग कर रहे हो तो यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ हो गया 3। आपको पहले रो को टच ही नहीं करना है, कोई मतलब ही नहीं। अब देखो इसको बहुत प्यार से 0 कर दो, इसमें से इसको घटा दो, कहानी खत्म। इसमें इसको घटा दो, ये हो गया 0। अभी हो जाएगा आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है। 10-10 नंबर में आया, सेक्शन सी का सवाल है भाई। देखो बात हमारी समझो। R2 टेंडिंग R2 में से मैंने क्या घटाया, सिंपली R1। R3 टेंडिंग R3 में से भी मैंने घटाया, सिंपली R1। R4 टेंडिंग, अब देखो R4 में से भी हम R1 का 3 गुना करके घटा सकते हैं, तो ये आपका एलिमेंट 0 हो जाएगा। अब अलग अलग स्टेप अलग अलग लोगों के हो सकते हैं। कोई कहेगा नहीं इसमें से इसको घटाएंगे तो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई समस्या की बात नहीं। चाहे जैसे देखो R4 टेंडिंग R4 में से क्या घटा रहे हो R1, कितना 3 गुना करेंगे। सर A23 का साइन देखिए थर्ड स्टेप में, A23 का साइन, A23 ये वाला। हाँ क्या किया हूँ R2 - R1। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आपने मेरा काम बना दिया, तो काम आपने बना दिया तो हम अब चूंकि मेरा सेम हो गया तो स्टेप भी चेंज करना चाहेंगे। अब आप देख रहे हो इसमें उठा करके सीधे इसको घटा दो, इसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि मुझे दूसरा रास्ता दिखाई पड़ गया। पहले डिफरेंट था, थोड़ा ध्यान दो हम क्या कहना चाहते हैं। R3 टेंडिंग R3 में से मैंने सिंपल R2 घटा लिया, ये पूरी की पूरी रो साफ हो गई, एकदम साफ हो गई। और R4 टेंडिंग R4 में से R2 ही घटा रहा हूं लेकिन 3 गुना करके। चलो इतना समझ में आया। ये एसलान फॉर्म है, आप इसमें कॉलम यूज नहीं कर सकते। जल्दी बताइए, आगे बढ़ाना है नहीं तो कब तक चलेगा ऐसा। इतना क्लियर हुआ? इतने लोग देख रहे हो, बताओ कोई बताया नहीं अनुराग के अलावा, क्या देख रहे हो तुम लोग? जल्दी करो, एक सवाल और बता दे खत्म।
जल्दी लगा लीजिए भैया, कुछ और हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। बेसिक थर्ड ईयर के बच्चों को पढ़ाना है, उनके लिए भी कुछ बना दे मैटर है तो। देखो इतना जाने रहो कि इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि समझ में आना, इसमें कोई प्रैक्टिस या कोई स्टेप रटने की बात नहीं, ये देख करके हो जाता है कि करना क्या है। अब देखो ध्यान देना, क्या हमने किया है, 1 4 3 4, ठीक है, 1 -1 -1 देखो ये बेचारा जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया कुछ, और R4 में से 3 गुना करके R2 घटाया गया है तो ये भी जीरो हो गया। 3 गुना करोगे, 3 गुना करोगे तो 2 3 5 हो गया, ये 5 हो गया, और 1 3 4 हो गया, ठीक है, और 3 3 6 हो गया, कोई समस्या नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखो आप एक काम करो, इसको ऊपर इसको नीचे कर लो, या एक स्टेप और निपटा लो। R2 टेंडिंग, R2 में से घटा लो R1, पहला काम ये कर लो, और R3 R4 को आपस में बदल लो। तो ऐसे करते हो जैसे मिलेगा 1 4 3 4, इसमें से घटाओ तो 0 -5 -4 -5, इसके बाद 0 5 4 6 0 0 0 एंड 0, बस खत्म है सवाल, खत्म है आपका। इसमें उठाकर इसको जोड़ दीजिए बाई R3 टेंडिंग, R3 में मैंने जोड़ा R2, तो हम क्या पाएंगे, 1 4 3 4 0 -5 -4 -5, जो जोड़ो तो 0 0, अरे वाह, ये भी 0 ये भी 0, और ये आ गया 1, और ये 0 0 0 एंड 0, खत्म, सवाल आपका समाप्त है। देखो हम चाहें तो यहाँ -5 से भाग कर सकते हैं, यहाँ एलिमेंट 1 हो जाएगा, ये 1 अब 0 हो नहीं सकता है। आप देखो यहाँ पे इस समय ये आइसलान फॉर्म में बना हुआ है, आप चाहो तो एक लाइन और लिख दो कि R2 टेंडिंग R2/5, वो भी -10, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 16वां भी तो आपका 10 नंबर का है, कोई एक नंबर वाला सवाल थोड़ा है। 0 1 4/5 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 0। नंबर आप नॉन जीरो रो 3 है, देखो 1 2 3 3 नॉन जीरो रो, इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3। आप अगर इस स्टेप पर माइनर चेक करना चाहो, 3 ऑर्डर का कोई माइनर ले लो, जैसे 3 ऑर्डर का आपने ये माइनर चूज कर लिया, ये माइनर ले लो, 3 ऑर्डर का माइनर, देखो ये 0 है, इसका 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 गुणा हो जाएगा, 0 के बराबर आएगा नहीं, इसलिए रैंक 3 हो गई। तो आप ये कहेंगे which is in एस्लान फॉर्म, जो कि एस्लान फॉर्म में है, देयरफॉर रैंक ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बराबर 3, आंसर 3। क्लियर हो गया सवाल ये? हमको लगता है हम आपको बताया नहीं होंगे क्योंकि ये किताब में है ही नहीं, ये तो दूसरी किताब से बता रहे हैं। समझ में आया बच्चा? जल्दी से बताओ चाचा। सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट तैयार हैं, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे में एक टेस्ट होगा, 3 दिन में से कोई भी दिन ले सकते हैं, डे फिक्स नहीं करेंगे, आप टेस्ट में भागते हैं इसलिए।
जब आप चाहते तब ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल भैया, लेंगे जरूर, टेस्ट तो हम लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन हम आपको और बता रहे हैं। देखिए ये आपके अंसाल का क्वेश्चन है, 2017 सेक्शन सी का सवाल है। आप सोचिए सेक्शन नहीं यार, सेक्शन बी में दिया है, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा सवाल नहीं होगा। और सेक्शन सी में तो डायमेंशन की थ्योरम आई है, इनर प्रोडक्ट स्पेस का सवाल आया है, यही सब है, बढ़िया बढ़िया। देखो अब ये क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स by reducing it to echelon form। echelon form में इसको रिड्यूस करके रैंक निकालना। आप लोग क्लास लाइव अटेंड करिएगा, 1 घंटे बाद हम वीडियो को हटा देंगे, एप्लीकेशन से रिमूव कर देंगे। लिखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, फिर लिखा है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, फिर लिखा है 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, फिर लिखा है 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ऐसे लिखा। और ये सवाल आपका आया हुआ है अवध 2017 में। क्या करें, मजबूरी है, बच्चे सब ना। देखो तो सबसे पहला काम ये होता है यार, इसको बराबर ऐसे लिखो, 1 4 9 16 4 9 16 25 9 16 25 36 और 16 25 36 एंड 49, ये बाई। देखो घटाना शुरू करो, किसमें से किसको घटाया जाए, इसमें इसको घटा दीजिए, इसमें इसको घटा दीजिए, इसमें इसको घटा दीजिए, इसे घटाइए, तो घटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो हम बता रहे थे अफेक्टेड होगा उसे देखेगा, क्योंकि वो भी उसका एक पार्ट होता है, जो फर्क उससे नहीं पड़ेगा। देखो जैसे हमने लिखा R2 टेंडिंग, R2 में से R1 घटा लीजिए, ठीक है। R3 टेंडिंग, R3 में से R2 घटा लीजिए, और उसके बाद R4 टेंडिंग, लेकिन हाँ उल्टा इसको लिखिए, इसको आप उल्टा लिखिए या उल्टा लगा लीजिए। इसमें लिखना क्या है, हमारा ये मतलब है कि जैसे आप R2 में से R1 घटा रहे हैं तो आप नीचे से पहले घटाइए, शायद आपको पहले R4 में से R3 घटा लीजिए, नीचे से घटाएंगे, देखो ये बदल जाएगा, ये नहीं बदलेगा। अब फिर R3 में से R2 घटा लीजिए और फिर R2 में से R1 घटा लीजिए। इस तरह घटाएंगे तो अफेक्टेड नहीं होगा, नहीं तो ऊपर से घटाएंगे बदल जाएगा वो, ये मैं कह रहा था। देखो क्या आता है, हमारी बात आप ध्यान से समझिए। देखो 1 4 9 एंड 16 क्या लिखा गया है, R2 माइनस R1, फिर काम करना है उल्टा। पहले क्या लिखा है, R4 माइनस R3, उल्टा लिखो, 16 में से 9 गया 7, ये हो गया। और या आपके ऊपर लिखा ही है, आपके ऊपर लिखा है, आप ऊपर से कर लो, कोई समस्या नहीं। R2 में से R1 घटाओ, 4 में से गया 3, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 9 गया 7, क्यों घटाना है, 25 में 16 गया 9, ठीक है, बिल्कुल सही। R3 में से R2 घटाओ, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 9 गया 7, 25 में से 16 गया 9, और 36 में से 25 गया 6 में से गया, यानी कि 11। R4 में से R3 यानी कि 7, यहाँ पर आपका 9, यहाँ पर आपका 11, और यहाँ आपका 6, 9 में से 6 गया 3 और इतना। ये समझ में आया, आना चाहिए भाई, हमको तो लगता है। अब देखो ध्यान से, बाई R3 टेंडिंग,
R3 में से मैंने घटाया R2, देखो ध्यान दो, R3 में से घटाया R2 तो ये बेटा 2 2 2 2, ठीक। अब R4 में से घटाया R3 तो ये 4 4, साथ में तो 5 गया 2 2 2 2 2, ये भी आ गया। लेकिन हम इसको लिखेंगे उल्टा, जैसे हम पहले ये लिखेंगे कि R4 में से घटा रहे हैं R3। शायद आप इस चीज को समझ रहे हो कि आखिर में उल्टा लिखने के पीछे रीजन क्या है। देखिए हम बताएं आपको, जैसे हमने पहले सपोज दैट हमने पहले लिख दिया R3 में से घटा रहे हैं R2, तो खट से 2 2 2 2 ये हो जाएगा। इस वजह से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें से इसको घटा लेंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे। R4 माइनस R3 ना समझ में जो तार दिल करके लिख दिया, गलत रहा का जाने रहा, बस काम हुआ लेकिन सही करा हुआ। तो क्या मिलेगा, ला 1 4 9 16, इसमें तो हमने कुछ भी नहीं किया। 3 5 7 9, 3 5 7 9, क्या आया, इसमें से आपने इसको घटाया 2 2 2 2, इसमें से आपने इसको घटाया 2 2 2 और 2, काम बन गया आपका, काम बन गया। इसमें से इसको घटा दीजिए, इसकी कहानी खत्म हो गई। इसमें 2 से भाग कर दीजिए, 1 2 स्टेप बाद आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में, जल्दी से बताओ। तो लगाओ, इसको लगाओ, फिर हम आपको रैंक का तो यार हो गया, जितना भी रैंक का आया गया है सब बता दिए हम आपको। थोड़ा तेजी से लिख लीजिएगा भैया, इसका काम जल्दी से खत्म हो जाए तो मैं आप कुछ आगे आपकी सेवा कर दूं। सर आपने जो बड़े इजी वे में लगा दिया था, हमारा तो बिगड़ नहीं। अरे बच्चा, हमार पहाड़ कौन तोलना। आप कभी कभी पढ़ती हैं, आप जितना पूरा 1 महीनों में पढ़ती हैं उतना हम पर डे पढ़ा देते हैं, ये फर्क है ना। आप लोगों की पढ़ाई पेपर टाइम में होती है, देखो भाई हाँ जी, हेलो हाँ बोलिए। मतलब क्या क्या काम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो अब जो है यार, एक काम करो, इसको भी निपटा लो ना, ये भी एक हो जाएगा। R2 टेंडिंग R2 माइनस 3R1, तो 3 में से 1 गया, 3 में से 3 गया 0, ठीक है। 3 चौक 12 और 5 में से 12 गया, माइनस का 7 हो गया। 3 9 27, 7 यानी माइनस 20, और 3 16 3 48, 9 पता नहीं 39 9 48 आए तो 39, ठीक है।
ये तो हम शायद इसको जो है 2 से डिवीजन इसका किए हैं, तो 1 1 1 1 और यहाँ पर कुछ 0 0 0 और 0, बस हो गया काम इसका यार। इसमें से इसको घटा दो, सारा खेल घटाने का ही है। आप सोच लो R3 टेंडेंट, R3 में से हमने सिंपली R1 को घटा लिया, तो हमको मिल जाएगा 1 4 9 16, 0 - 7 - 20 - 39, 0 0, अरे यार 0 -3 और ये हो गया, एक में से हो गया -8 हो गया और -15। आपका यहाँ पर 0 0 0 0, बस खत्म सवाल। ये खत्म। कैसे खत्म हो गए? बहुत आप मेहनत करेंगे तो आप इस -3 को 0 कर लेंगे, और तो 0 रो होगा नहीं, पूरी की पूरी रो तो साफ होगी नहीं, क्योंकि ये डिपेंडेंट लाइन तो है नहीं। बेहतर ये है अगर आप इसके बाद सॉल्व ना करना चाहें, मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर इसके बाद सॉल्व ना करना चाहें तो आप एक 3 ऑर्डर का माइनर ले लीजिए। 3 ऑर्डर का माइनर ले करके आप दिखा दीजिए उस, देखो हम आपको समझाते हैं। जैसे हमने ये कह दिया टेकिंग, इस तरह भी हम सवाल लगाते हैं, मतलब लगा सकते हैं माइनर ऑफ ऑर्डर 3, मतलब एसलान फॉर्म में तो हमने बदल दिया, और 0 ना करना चाहें तो R3 एक माइनर हमने 3 ऑर्डर के लिया, क्योंकि 4 ऑर्डर का माइनर हम ले नहीं सकते। 3 ऑर्डर का हमने एक माइनर लिया, आपको दिखा रहा हूँ 149। ये मैं पिछले में भी कह रहा था कि हम ऐसा कर सकते हैं, और इसमें हमने करके आपको दिखाया। अब देखो ध्यान से, इसका एक्सपेंशन इधर से कर लो, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 8 × 7 = 56 और -20 × 60 आई गए -4, जो कि 0 के बराबर नहीं, देयरफॉर रैंक ऑफ ए बराबर 3। काम खत्म, एसलान फॉर्म में बदल दिया, रैंक निकाल दिया। क्लियर हुआ? अदरवाइज आपको और अच्छा लग रहा है तो आप इसमें से पहले इसको दोगुना करो, फिर घटाओ, फिर 1 बनाओ, फिर 0 करो। इस तरह आप लगा सकते हैं, इस तरह लगा सकते हैं। चलो ठीक, नोट करो, जल्दी से नोट करो। जल्दी लगाओ, हमको 9 बजे से एक बैच पढ़ाना है। देखो रैंक में एक टाइप का सवाल होता है जिससे एक मैट्रिक्स से 2 मैट्रिक्स निकालनी होती है, तो कोई बहुत इससे अलग नहीं है। मैं सोच रहा हूँ उस पर भी एक सवाल आपको बता दूँ, क्या पता भैया इतना पढ़ाने के बाद सवाल वही आ जाए, चौपटे हो जाएगा। तो जैसे हमारी बात ध्यान से, हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको बताएंगे। जैसे लिखता सवाल इस तरीके से है, फाइंड नॉन सिंगुलर, कोई इसके लिए आर्टिकल नहीं आनी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q such that PAQ ऐसे लिख करके आता है, इज इन द नॉर्मल फॉर्म, इज इन द नॉर्मल फॉर्म। मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन बता देता हूँ। जहाँ A बराबर
क्योंकि हो जाता है कभी कभी ना कि यार वही आ जाता है जो छोड़ दिया जाता है, और अगर किसी का दुर्भाग्य उसके साथ है तो पक्का वही आ जाता है। अब जैसे लगाना केवल सीख लो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। 2002 में एक बार आया है, पुरातन पुरातन का सवाल है, लेकिन ये सवाल बहुत आसान है, इतना आसान सवाल बताना नहीं चाहिए। ये सवाल बता, जैसे लिखा है 2131 012 -2 402 और 6। लगाना सीखे, छोटा सवाल होता है, बहुत बड़ा नहीं जाएगा, 5-6 नंबर में आता है, सेक्शन में जाएगा। देखो ये पहले 8 देखो, 3 क्रॉस 4, इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है 3 क्रॉस 4। 3 क्रॉस 3 की भी आ सकती है, 4 क्रॉस 3 की भी आ सकती है। कह रहा है इस मैट्रिक्स से आपको 2 मैट्रिक्स निकालनी है, पी और क्यू। इस प्रकार की तीनों का जब प्रोडक्ट हो नॉर्मल फॉर्म में है। बहुत आसान तरीका होता है। देखिए इसका सबसे पहले हम यहाँ कहते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, वी कैन राइट। हम यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर क्या लिखते हैं, हमारी बात समझिए, इस 3 को देखकर यहाँ लिखा जाता है I3, बीच में ए और लास्ट में 4 को देखकर I4। I3 A I4, I3 माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। केवल हम आपको तरीका समझा देंगे, तब भी जैसे इनकेस मान लो आ गया तो आप इसको लगा ले जाओगे, क्योंकि इतना टफ नहीं होता है। सबसे खास बात होती है कि इसमें आपको आंसर मैच नहीं कराना होता है। ले ए बराबर क्या है आपका 2131 012 -2, यहाँ 4026। देखिए करना क्या होता है, मैं केवल 1-2 स्टेप बताऊंगा, उसके बाद सवाल छोड़ दूंगा। करना ये होता है कि हमें इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, चाहे जो ऑपरेशन लगाना है, और इसको बनाना है किसमें, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म आप समझते हैं, जब हम इसमें रो में ऑपरेशन लगाएंगे तो इसमें लगाएंगे, इसको टच नहीं करेंगे, और जब इसमें कॉलम में लगाएंगे इसमें लगाएंगे। और जब ये नॉर्मल फॉर्म में बन जाएगा तो उस कंडीशन पर ये जो मैट्रिक्स बनकर के आए रहेंगे, इसका नाम P, इसका नाम Q, PAQ बराबर नॉर्मल फॉर्म। ये तरीका है। देखिए जैसे सबसे पहला स्टेप मेरे समझिए, हमने इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, यानी कि बाई क्या हमने किया, C2 C1 इंटरचेंज। जब C2 C1 हम बदलेंगे तो 110 आ गया, 204 आ गया, 32 आ गया, 1 - 2 6। ये तो थोड़ा से है, हमने किसमें किया, कॉलम में किया है। तो हम इस पहले वाली मैट्रिक्स को टच नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स रो के हिसाब से लिखी गई है। कॉलम में आपने क्या किया है, C2 C1 को बदला, ये यहाँ ये यहाँ, इसमें आपको रैंक नहीं निकालनी होती। अब शायद आपको समझ में आ गया हो कि हाँ हमको इसमें क्या क्या करना रहेगा। अब अगला मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ पर 2 है, तो हम लोग रैंक कैसे निकालते थे, इसमें दूना करके इसको घटाते हैं, इसमें 3 गुना करके इसको घटाते हैं, इसमें से घटाते हैं, ये 3 एलिमेंट 0 हो जाएगा। ये जो हम लोग यहाँ लगाएंगे वो इसमें लगा देंगे, इसको टच नहीं करेंगे। इसको कब टच करेंगे, जैसे देखो यहाँ पर 1, इसमें से इसको जब घटाएंगे इसको 0 करने के लिए, तो इसमें से इसको घटा लेंगे, इसको टच नहीं। जैसे नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा वही आपका रिजल्ट आएगा। समझ में आया तरीका भैया? जल्दी रिप्लाई दो, इसको नोट कर लो, 4-5 मिनट लगेगा, इसको भी खत्म कर दें तब अगला चैप्टर का। जल्दी करिए, नोट कर लीजिए, इसको सब रिवाइज कर डालिए। आज संडे है, चलिए देखिए मौका मिलेगा तो आप लोगों को दोबारा भी पढ़ाएंगे, ताकि लीनियर इक्वेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भैया। उसके बाद वाला जो है कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड वेक्टर, उससे बहुत आता है, उसको अच्छे से तैयार कर डालिए। क्वाड्रेटिक फॉर्म से भी सवाल आएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म से सवाल कभी कभी सेक्शन सी में आ जाता है।
जल्दी लगाओ यार। थोड़ा सा सेकंड पेपर में हम आपको रिवाइज कराएंगे। रिवाइज का मतलब जो सीएफ और पीआई बताए थे, तो एक बार पीआई आप लोगों को और बताएंगे अच्छे से। हो गया। बाकी तो सेकंड पेपर में उधर हमने आपको सब पढ़ाया ही था। अब देखिए बीएससी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स का हो सकता है कि उन लोगों को हम जो 4-5 साल का पेपर आया है उस पेपर को ही पूरा सॉल्व करा दें। थर्ड ईयर में क्वेश्चन दरअसल फिक्स होते हैं ना, उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अलग नहीं। आप लोगों में चूंकि बड़ा है, थर्ड ईयर की तुलना में आपका कम से कम मान चलिए कि शायद हमको लगता है 46-13-14 चैप्टर आपका ज़्यादा है थर्ड ईयर के सिलेबस। तो देखो क्या करने जा रहे हैं भाई, C2 टेंडिंग, C2 में से 2C1 घटा रहे हैं, C3 टेंडिंग, C3 में से 3C1 घटा रहे हैं, C4 में से केवल C1 घटा ही रहे हैं। तो अब ये यहाँ पर आप जानते हैं 1 1 0, गुना कर घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ -2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, होने दीजिए। यहाँ 3 गुना कर घटाएंगे 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2। हम सवाल छोड़ेंगे, आप लोग इसको लगाएंगे। हमको तरीका बता दिए कि ताकि आप लोग भाई ये सवाल है तो आप भी लगा सकें इसको। तुम्हारा मतलब क्यों इतना नहीं पता लगे, तुम लोग जो है पूरा पढ़ाओ और चौपट पढ़ के बैठ जाओ। देखो क्या किया गया है, C2 में से C1 का दूना घटाया गया है। देखो ये C2 है, C1 का दूना करके घटा दो, यानी ये तो बदलेगा नहीं, दूना कर घटाओगे कोई फर्क नहीं। देखो ये आपका ऐसे 3 गुना करके घटाओगे तो ये तो बदलेगा नहीं, यहाँ पर -3 आ गया, और केवल घटा भर लेना है तो 0 -1 0। देखो ऐसे परिवर्तन हो जाएगा, ऐसे ये बदलता है। एक काम करना, भाग वाग जल्दी मत देना, क्योंकि भाग जैसे दोगे वहाँ भी भाग हो जाएगा तो आपको झेलना पड़ जाएगा। कोशिश करना कि भाग ज़्यादा ना देना पड़े। देखो पहले हम इसको 0 करेंगे बाई R2 टेंडिंग, R2 में से क्या कर रहे हैं, R1 को घटा रहे हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा 1 0 0 0 0 -2 -1 -3 0 4 2 6। हमने क्या किया है, R2 में से R1 घटाया है, यानी इस बार इस मैट्रिक्स में होगा, यानी -1। बाकी हमने कुछ नहीं किया है, ये बेचारे ऐसे ही रहेंगे। इसमें आंसर आपकी किताब से मैच नहीं करेगा, क्योंकि हर स्टूडेंट का स्टेप अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ पर आंसर यूनिक नहीं आता है। तो आंसर के लिए हाय तौबा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे 4 - 2, अगर हम ऐसे बोल दें कि R3 टेंडिंग, R3 में से मैंने घटाया R2 दूना करके, तो मुझे लगता है आपका काम बन गया। 1 0 0 0 0 -2 -1 -3 0 घटाया क्या, जोड़ना, तो 0 0 एंड 0। देखो काम कर लो वाला काम आपका बन गया है। R3 में क्या किया गया है, R3 में R2 का दूना जोड़ा गया है, तो -2 2 एंड 1। बाकी यहाँ पर कोई अंतर नहीं आया। अब हम इस सवाल को इसी स्टेप पर छोड़ दे रहे हैं। आप इसको पूरा कर लीजिएगा, मन करेगा, नहीं मन करेगा ना करिएगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं, जानकारी होनी चाहिए। देखो इसके बाद कैसे लगाओ, देखो अभी भी मैं बार बार मना करूंगा, आप भाग नहीं करेंगे। इस -1 की हेल्प से ये -2 0 हो जाएगा। कैसे, इसमें से इसको गुना करके घटा देना, इसमें से इसको 3 गुना करके घटा देना, ये बेटा 0 ये 0, ये माइनस हटा करके इस कॉलम को यहाँ कर देना। सवाल समझ में आ गया, इसका आगे कर लीजिएगा, 2 स्टेप बचा है। बोलो
हो जाएगा, नहीं तो हम कर दे भाई, वो कोई समस्या थोड़ा है। यहाँ तक पहुँचा दिए तो आगे भी पहुँचा देंगे आपको। स्लोली लो इतना भी। चलिए ठीक है, आप लोगों को जो है नया चैप्टर जो पढ़ाना है, इसको पढ़ाने के पहले कुछ हम आपको फार्मूले बता दे रहे हैं। देखो बात ये है ना, कुछ सवाल जैसे बना करके आता है पेपर में, तो अभी नया चैप्टर हम आपको नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। अभी बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है। एक तो ये होता है, दूसरा है कुछ लिख करके आता है, एडजॉइंट ए की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है एडजॉइंट ए, वो होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर। ये सब प्रूफ हो सकता है n-1, लेकिन आपको प्रूफ नहीं करना। तीसरा है एडजॉइंट ए, ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए अलग से है, क्योंकि इसका केवल यूज होना है इसलिए कोई एक और लिख लेते हैं, एडजॉइंट के ए, जहाँ के कोई रियल नंबर है, बराबर के की पावर n-1 बाहर हो जाएगा और एडजॉइंट ए हो जाएगा। बस ये इतना है, ये 3-4 पॉइंट जरूरी थे, बात हमारी समझिए। क्योंकि जैसे लिखा है एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, अगर इसी को थोड़ा सा हम और बताएं, इसी का आगे लिख देते हैं, नीचे एडजॉइंट मान लो ऐसे करके, और डिटर्मिनेंट है 2 बार है, तो इसका मान होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। अब इसी को और भी चाहे, मान लो कि हम इसको लिख देते हैं एडजॉइंट और तब ए लिख देते हैं। अब जब देखो, जब 2 बार है तो होल स्क्वायर, 1 बार है तो n-1, 3 बार है तो होल क्यूब होता है।
अब ये सब नहीं दिया गया है, लेकिन देखो ये रहा, इसका मतलब अगर के बार होगा तो n माइनस वन की पावर के हो जाए। तो अब इस पर डिपेंड भी कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में एक आध दो आया हुआ है, जैसे कि केवल एक मिनट भाई, कहाँ तुम चले गए, जैसे ये 2018 में केवल पूछा गया, ये जो है केवल पूछ लिया गया, बस लिखा है इफ ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट एडजॉइंट, तो एडजॉइंट एडजॉइंट के बराबर कितना, ये क्वेश्चन केवल फार्मूला ले देना है। ये अवध 2018 में आया हुआ सेक्शन ए, ये कुछ खास। अब और जो है क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए कि एक तो ये आपका 2018 का हो गया, अब 2016 में दो सवाल इस पर डिपेंड आया हुआ, तो मैं आपको किसी समय बता देता हूँ दोनों, चाहे भैया सब जने वही दिखाए पड़ा था, बड़ी दिक्कत यही है। देखो एक क्वेश्चन यही है, लिखा है क्वेश्चन करके, इफ कैपिटल ए इज n क्रॉस n मैट्रिक्स such that determinant A is a prime number, प्राइम माने जानते हैं आप, हिंदिया में कहते हैं अभाज्य संख्या। आगे लिखा है इफ एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट का मान 8 है तो फाइंड n, तो n निकालो। ये सवाल 2016 में आया, जितना हमने लिख दिया है ये आपका अच्छे से काम करेगा। तो ये सब किताब में कहाँ तोड़े 3 बार। ए एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ए प्राइम नंबर है, आपसे कह रहा है कि एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट अगर 8 दी गई है तो n का मान क्या होगा। देखिए 2 लाइन का सवाल ऊपर बता दे रहा हूँ, लेकिन ये सेक्शन बी में आना है। गिवन दैट, ये बताओ एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट का मान कितना दिया है, 8 दिया है, ठीक है। और एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट का मान कितना होता है, देखो ये लिखा दो, इतना होता है, इतने में आएगा भी नहीं, एक काम करो इतना लोग नोट करो, इतना समझ में आया, पहले बताओ इतना समझ में आया। ये आपको याद करना है, मुश्किल नहीं है, इसको आप याद कर, देखो डायरेक्ट फार्मूला ही लिखा है, पेपर में आ चुका है। ए इंटू एडजॉइंट, एक और भी लिखूँ ना, जब बता ही रहा हूं तो पूरा बता दूं कि एडजॉइंट अगर ए बी है तो ये रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। इसको नोट कर लो, नोट कर लो, काम का है क्योंकि सेक्शन ए आपको फंसाता है। जल्दी करो, नया चैप्टर पढ़ाओ यार, या शाम को पढ़ाता हूँ। लीनियर इक्वेशन की बारी आ गई है, जल्दी करिए, काफ़ी ज़्यादा आसान है वो चैप्टर, मैं पहले से कह रहा हूँ आसान है तो है, मान क्या, चलो मुश्किल से हमको 3 से 4 और सवाल बताएंगे और आपका काम बन जाएगा। 4-5 सवाल ले लीजिए। देखो आप ये कहेंगे कि आपको दिया गया है, गिवन दैट, क्या दिया है, एडजॉइंट ए की जो डिटर्मिनेंट है वो 8 के बराबर, ये रहा 1। आप कहेंगे नहीं हम तो कुछ और जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, एडजॉइंट ए की जो डिटर्मिनेंट होती है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 के बराबर होती है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 1 के पास जाओ, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 बराबर 8 हो गया, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 बराबर, अब आपको ये देखना है कि 8 को कैसे लिखा जा सकता है।
8 को अगर आप चाहें तो 2 की पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 8 को 2 की पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सही है। और कोई दूसरा जुगाड़ ही नहीं है कि प्राइम की किसी और फॉर्म में लिख सके। अब सोचो कि डिटर्मिनेंट ए प्राइम है, डिटर्मिनेंट ए प्राइम है, किस प्राइम के लिए सेटिस्फाई होगा? तो केवल 2 के लिए सेटिस्फाई होगा, क्योंकि आप इस 2 के अलावा कुछ भी लिखोगे तो वो 8 के बराबर तो आएगा ही नहीं। तो आप ये कहेंगे, ऐसे डाट आप लिखेंगे, सिंस डिटर्मिनेंट ए इज प्राइम, डिटर्मिनेंट ए क्या है? प्राइम है। तो अब आप सोचिए कि हम ऐसी कौन सी नंबर चूज करें। तो आप ऐसे कहेंगे कि टेकिंग पहली प्राइम कौन सी होती है? डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2, पहली प्राइम आपकी होती है 2। तो आप इस कंडीशन में पाएंगे 2 की पावर n-1 इक्वल टू 2 की पावर 3, मतलब n-1 इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू आएगा 4। ये आपका आंसर है। इस तरीके से लगाया जाएगा, किसी और को आप लेंगे सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। बस इतना। जैसे अगर आप कहें कि नहीं सर जी 2 ही काहे लिए, 3 काहे नहीं लिए? 3 भी तो प्राइम होती है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, 3 प्राइम होती है। लेकिन अब ये 3 की पावर n-1 बराबर 2 की पावर से बराबर नहीं होगा, क्योंकि बराबर होने के लिए दोनों का बेस सेम होना चाहिए। आया समझ में ये? अब ये सब क्वेश्चन थोड़ा आईटी जैम टाइप के हैं, यही सब क्वेश्चन आते हैं। चलो नोट करो। जल्दी करो, हम आप आगे बढ़ाएंगे, 7:55 हो रहा है। फोर एक्स प्लस 5। देखो इस समय आर्टिकल तो काम करेगी नहीं, इस समय आपको मेथड ऑफ सॉल्यूशन ही समझना है। मान लो कि ऐसे आपको क्वेश्चन दिया है और कह रहा है कि सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करो। तो आप सबसे पहले याद करो, आप इसको ऐसे लिखते हो 1 2 3 4 1 माइनस 5 5, चलो 3 बना के देखो, 3 3 और माइनस 7, और यहाँ पर आपने लिखा एक्स वाई जेड और बराबर आपने लिखा 6 7 8। सही है? याद हो तो आप इसको a लिखते हो, इसको x, इसको b, ax बराबर b आ जाता था। इंटर में x बराबर a इनवर्स b हो जाता था, लेकिन ये इंटरमीडिएट नहीं है, यहाँ मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या करोगे? तो यहाँ का तरीका डिफरेंट होता है। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि कोफिशिएंट से बनी है। अब यहाँ एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको डिनोट करते हैं C से, इसको बनाते हैं A डबल डॉट B से, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। A आपको वही छापना है, ध्यान समझेंगे तो आ जाएगा, ये टफ नहीं है, मैंने बार बार आपको बताया टफ नहीं। अब यही डबल डॉट कोई मतलब नहीं, डबल डॉट पे केवल डिस्टिंक्शन करने के लिए यहाँ पर B माने ये पूरा का पूरा कॉलम छाप देते हैं 6 7 8। ये तरीका आप समझेंगे, ये इतना हो गया। अब आप लोगों को इसे बदलना होता है एसलान फॉर्म। अब सुनिएगा, आपको इस एलिमेंट को 0 करना है इसकी हेल्प से, इसको 0 करना है इसकी हेल्प से, इसको भी 0 करना है इसकी हेल्प से, और जब ये 0 हो जाता है तो आप बताइए कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है। और एक बात जान लो, इस एलिमेंट को आप 0 कर नहीं पाएंगे, अगर इसी के साथ 0 होना होगा तो ये भी हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब पहले हम लोग रैंक की बात करते हैं कि रैंक किसकी कितनी है। ध्यान सुनना, इतना पोर्शन ए है, ए देखो ए लिखा है, और इस पूरे पूरे का नाम है सी। ए के पास कितनी नॉन जीरो रो है? तो एक की बात कर रहा हूँ, 1 2 3, तो ए की रैंक 3 हो गई। सी की रैंक कितनी है? तो सी की भी 3 है, सी के पास भी वही है। लेकिन अगर मान लो कि ये 0 हो जाता है तो इस समय ए के पास नॉन जीरो रो कितनी है? केवल 2 है, तो ए की रैंक तो 2 हो गई। जबकि सी अगर आप देखो तो यहाँ 8 होने की वजह से सी में ये रो 0 नहीं है, तो सी की रैंक हो गई 3। ए की रैंक 2, सी की रैंक 3। पहले कंडीशन में क्या बताए थे? दोनों की रैंक बराबर।
ऐसा भी तो हो सकता था कि ये भी 0 हो जाए तो तब भी दोनों की रैंक बराबर। तो कुल मिलाकर यहाँ 3 केस बनती है। रैंक ए रैंक सी के बराबर, नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन क्या होता है? एक्स वाई जेड की संख्या। सुनिए जितना बोल रहा हूँ इतने पूरा चेक करा जाएगा। अगर रैंक ए बराबर रैंक सी और बराबर उतना ही जितना कि नंबर ऑफ अननोन है, माने कि 3 कह लीजिए, भाई सवाल जाने, तो उस कंडीशन में इस इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कहते हैं कंसिस्टेंट। नाम सुनिए, कंसिस्टेंट कहते हैं एंड है यूनिक सॉल्यूशन, इसका अद्वितीय हल होता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? अगर रैंक के रैंक सी से छोटी हो जाए, कभी बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि ए जो है सी का एक पार्ट है। अगर रैंक के रैंक सी से छोटी हो जाए तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कहा जाता है और कोई हल नहीं होता है। तीसरी कंडीशन, अगर रैंक एक दूसरे के बराबर हो जाए, जैसे देखो इस समय बराबर तो है लेकिन नंबर ऑफ अननोन से लेस है, तो इस कंडीशन में भी कंसिस्टेंट लेकिन सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी अंततः अनेकों हल। याद करिए हम लोग हाई स्कूल स्टैंडर्ड में जब पढ़ते हैं तो वहाँ भी 3 प्रकार का जो है लीनियर इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है नो सॉल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कोई चीज यहाँ पे तो रैंक ए बराबर रैंक सी बराबर नंबर ऑफ अननोन, then system of equation is called consistent and have unique solution. If rank A less than rank C, then system of equation is called inconsistent and have no solution. If rank A equal to rank C but less than number of unknown, then the system of equation is also called consistent, since we find a solution in this case also, but it have infinitely many solution. और उसके बाद जो है एक छोटी सी और आखिरी बात ये आती है कि सर जी अगर मान लीजिए पहले से ही ये 0 होता, तो अगर ये 0 होता बच्चा तो इस लाइन का अस्तित्व ही नहीं होता, तो C का कोई मतलब ही नहीं रहता, जो C होता वही A होता। तो उस कंडीशन में यही A ही आपका C है, तो जो A की रैंक है वही C की रैंक है। तो ये जाने रहिएगा अगर इधर का पोर्शन 0 है तो कभी भी नो सॉल्यूशन की बात नहीं आएगी, या तो जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा और या तो यूनिक होगा। कब यूनिक होगा, कब इनफाइनाइटली मैनी होगा? जब इसकी रैंक नंबर ऑफ अननोन के बराबर, तो यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन हमेशा 0 0 0 ही आएगा। लेकिन अगर इसकी रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम, तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन आएगा वो इनफाइनाइटली मैनी है। बस इस चैप्टर में इतने थ्योरी, जितना मैंने बोला कुल इतनी थ्योरी है, इसी इतने पर सब सवाल लग जाएगा, चाहे जिस साल आया हो चाहे जो आया हो। इतना तो समझ में आइए। अभी मैं थोड़ा सा 5 मिनट को ले लूँगा, ये समझ में आया था ना? जल्दी बताओ। भाई पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि साल भर तो घूमे यहाँ थोड़े से, साल भर थोड़े से घूमे हैं, थोड़े से पढ़े ना है, थोड़े से कोचिंग केवल रेगुलर आया। आप लोग कोचिंग रेगुलर आए हैं, पर डे अटेंड किए हैं, किस लिए रेगुलर आए हैं मैं जान नहीं पाया, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो आप आए नहीं, तो पक्का है। चलो तो यहाँ पर सब देखिए 2-3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। सबसे पहला ये होता है कि इफ रैंक ए इक्वल टू रैंक सी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, देन तब क्या होता है? देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो समीकरण निकाय होता है जिसको हम लोग लिखते हैं ax बराबर b, ये क्या होता है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड, इसको आप लोग हमारे साथ सवाल लिखिए, इसको मैंने भी समझा दिया है, इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। ध्यान रखिएगा वो काम का वर्ड है, एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। हम आपको आंसर का भी सारा बता देंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी बता देंगे इस चैप्टर पर। इस चैप्टर सबसे इजी है। दूसरा पॉइंट होता है इफ रैंक ए इक्वल टू रैंक सी, चलो लेस देन कर देते हैं, लेस देन, तो नंबर ऑफ अननोन से कोई मतलब ही नहीं रहेगा।
साथ साथ नोट कर लीजिए, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax बराबर b इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट पे भी सवाल मिलेगा, इनकंसिस्टेंट पर मिलेगा, सब पर सवाल, अरे 4-5 सवाल में सब काम मिल जाएगा। एंड हैज नो सॉल्यूशन, कोई हल होगा ही नहीं। तीसरा पॉइंट होता है इफ रैंक ए बराबर रैंक सी बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन, then system of equation are called, तब भी कंसिस्टेंट कहते हैं। अगर आपके पेपर में लिखकर आता है कि कंसिस्टेंट किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर सॉल्यूशन रखता है तो कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। एंड हैड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अंततः अनेकों होंगे, इनफाइनाइटली। इसके नीचे लिख दीजिएगा सी बराबर जो ए डबल डॉट बी है इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि 8:11 हो गए, कितना टाइम है, 8:06। अरे जब सतवा लिखे कह रहे हैं तब बहुत टाइम लगा था भैया, साथ लिखने के लिए बोले थे तभी आपको समय लग रहा है, धिक्कार है थे जीवन पे। धिक धिक ऐसे प्रेम को, ऐसी कोई लाइन होती थी ना तुलसीदास रहे। थोड़ा सा और बताएंगे, उसको खत्म करेंगे इसको। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, वही जो उधर जीरो हो गया। A system of equation is called, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax बराबर b इज कॉल्ड होमोजेनियस। कृपया हमारे साथ लिख लें, इफ कैपिटल B बराबर कैपिटल O माने कि नल मैट्रिक्स, दैट इज ax बराबर कैपिटल O। इन दिस केस, इस कंडीशन में क्या होगा, जो रैंक ए होगा वो हमेशा रैंक सी होगा, क्योंकि सी रहबे नहीं करेगा, जो ए है वही सी। यहाँ दो बातें आएंगी। पहला आएगा कि अगर रैंक ए बराबर मान लो कि नंबर ऑफ अननोन आता है, यहाँ तीन केस में बने। देन
सिस्टम ऑफ इक्वेशन। 9 बजे क्लास भी तो है, तो क्या करी बच्चा, 8:09 होता है ना। अरे तो का कौन टेंशन है काजल से, आप तो वहीं रहती हैं, दौड़ के आप चली जाएंगी। टेंशन लेना है तो हमको लेना है, बताओ। ना कुछ खाए हैं ना कुछ। अब ये खटाखट कपड़ा चेंज होगा और पहुंच जाएंगे कोचिंग। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। जल्दी निकालो, खत्म करो। काजल सिंह हमको बता दी है, हमको छोड़ना ही पड़ जाएगा। 9 बजे भी तो है, 9 बजे क्लास भी तो है। अरे राम को हेलो। हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ 9 बजे, 9 बजे पढ़ाएंगे क्या? अरे हाँ तो कर दिया करो, तो बहुत दुष्ट हो। पूरा हो गया। काजल सिंह आपकी बात बिल्कुल सही है, 9 बजे क्लास है कि छोड़ देंगे बच्चा। देखो हमको यहाँ से वहाँ पहुँचने में मुश्किल से 2-2.5 मिनट लगता है, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन हमको नहीं है। और आप लोगों का बगल ये रूम है, आप लोग तुरंत आ जाओगे। अब जैसे पढ़ने बैठे हो, कुछ रख दो बन जाए, कुछ ऐसे खा लो चले आओ आराम से, कुछ रख दो, कुछ भी रख दो। मैगी वैगी बना डालो, खाता ना मैगी, तुम लोग फेवरेट होता है, मैगी बना डालो, आराम से खाओ। और बहुत देर तक पढ़ाएंगे, बता दे रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर वाले होश में बिल्कुल आए, देर तक पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं एकदम। दोपहरिया में छोड़ो तो सकता। सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि कृपया फिजिकली प्रिपेयर होकर के आए, मेंटली प्रिपेयर हम कर देंगे। वाह, सेक्शन सी में सवाल आया है लल्ला, सेक्शन सी में, वो तो स्पेशल है। किसी का स्पेशल मैगी। देखो 2016 में सेक्शन सी में आया है, 2017 में सेक्शन सी में आया है, सॉरी सेक्शन बी में आया है, 2018 सेक्शन सी में आया है, 2019 के पेपर में सेक्शन बी में आया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए है। तो एक हम आपको अभियान साल पेपर का नहीं, एक सिंपल सा सवाल। हाँ मैगी की बात कर रहे हैं, मैगी की, हम भी मैगी समझ रहे हैं बाबू। मैगी तो आप लोगों का स्पेशल क्या बोलते हैं, स्पेशल है ही भाई। तो मैगी में खाते हो, मैगी खाओ, इसे मैगी सोई भी जाओ। जितने लोग ज़्यादा मैगी खाते हैं ना, ऐसे दिमाग ऐसे घूम जाता है। दिन भर उलझा रहा थे, दिन भर उलझे। तो चलो एक सवाल बता देते हैं, छोड़ देना, रहने दें, सही कह रहे हो। हम भी चलें, कुछ नाश्ता पानी कर लें और फिर जो है 9 बजे मिलते हैं। ठीक, क्लास ओवर करते हैं, शाम हमको पढ़ाना होगा तो पढ़ाएंगे, जैसा होगा बताएंगे। लीनियर इक्वेशन बचा है, रूट एंड वेक्टर बचा है, कहानी खत्म। बाय 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 कर लो, बाय कर लो। हमसे पहले बाय करना ज़्यादा ज़रूरी है।